अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ हूँ परवीन शाकिर की गज़ल के साथ, जो कि 8वीं जमात की नौबहार अदब की आखिरी गज़ल है। तो आइए देखते हैं कि ये गज़ल कैसी है। इससे पहले गज़ल की तरफ जाने से पहले हम परवीन शाकिर का तारुफ कराएंगे। तो ये हैं परवीन शाकिर। ये हैं परवीन शाकिर। देखिए, आपका नाम परवीन शाकिर, वालिद का नाम चूंकि शाकिर था, इस वजह से आप परवीन शाकिर के नाम से मशहूर हुई। वालिद का नाम था शाकिर हुसैन और आप जो है परवीन तखल्लुस किया करती थीं। आपकी पैदाइश 1952 सन ईस्वी में कराची में हुई, कराची सिंध में हुई, और आपकी वफ़ात जो है 1994 में बमकाम इस्लामाबाद एक सड़क हादसे में हुई थी। बहुत ही कम उम्री में आपका इंतकाल हो गया था सड़क हादसे। तो आपने जो है इंग्लिश में मास्टर्स किया हुआ था। आपकी तालीम आपने इंग्लिश में मास्टर्स किया था, जो कि उन्होंने सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से किया, और इसके अलावा आपने पीएचडी कर रखी थी। तो आपके मजमूए कलाम में आता है खुशबू, जो कि 1976 में आप शाया हुई, और सदबर्ग जो कि 1980 में शाया हुई। सदबर्ग यानी बहुत से पत्ते। ओके। और इसके अलावा खुद कलामी आपकी किताब है, और इनकार नामी एक किताब आपकी शाया हो चुकी है, जो कि 1990 में हुई। आपकी दरसी किताब में इसका नाम नहीं दिया गया है। तो इसके अलावा आप परवीन शाकिर के बारे में जो है हम आगे जानेंगे, इनके बारे में अहम निकात। तो सबसे पहले परवीन शाकिर के वालिद जो है 1946 में सूबे बिहार से जो है कराची मुंतकिल हुए थे। उनके अदबी ज़ौक़ में उनके नाना हसन अस्करी का बड़ा हाथ था। चूँकि हिंदुस्तान से पाकिस्तान तकसीम से पहले ही हिजरत कर चुके थे, तो आपकी पैदाइश जो है पाकिस्तान में ही हुई, और आपके अदबी ज़ौक़ में जो है नाना का बड़ा हाथ था। और आपने जो है सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से इंग्लिश में एमए किया हुआ था। तो 1982 में आपने पाकिस्तान सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास किया, और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से जो है पाकिस्तान कस्टम्स की हैसियत से आपका तकर्रुर हुआ। इसके अलावा आपके कलाम के बारे में जो है आप इनके कलाम में जो है निस्वानी अनानियत पाई जाती है। निस्वानी अनानियत मतलब एक औरत होने का जो अपना फ़ख्र होता है, औरत का जो अपना गुरूर होता है, इस तरह की हमको इनके कलाम की खासियत है। अनानियत आप जानते हैं ना, अना यानी ईगो। अना का मतलब होता है ईगो। निस्वानी औरत से रिलेटेड है। तो निस्वानी अनानियत का लबो लहजा आपके कलाम में पाया जाता है। जज्बा व एहसास की शिद्दत और इसका सादा लेकिन फनकाराना बयान आपकी शायरी का खासा है। आपकी शायरी में जो है जज्बा और एहसास की शिद्दत जो होती है ना, किसी भी एहसास की, बहुत हिस्सास लोग जो है हर एहसास को बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं। तो इसको जो है बड़े सादा से अंदाज में लेकिन फनकाराना अंदाज में आप बयान कर देती हैं अपनी शायरी में। सदाकत, रख रखाव की नफासत, रख रखाव की जो है नफासत, लफ्जियात की लताफत की वजह से
اردو نسائی شاعری میں آپ کا خاص مقام ہے. نسائی شاعری، عورتوں کی شاعری، تو آپ کی شاعری میں جو ہے صداقت یعنی سچائی پائی جاتی ہے. رکھ رکھاؤ، سلیقہ، بڑی نفاست، بڑی عمدگی سے، بڑے سلیقے سے جو ہے آپ کے اشعار آپ کے اشعار میں جو ہے سلیقہ اور عمدگی، نفاست نظر آتی ہے. اور لفظوں کو آپ نے بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، بڑی لطافت سے آپ نے برتا ہے لفظوں کو. تو اس وجہ سے جو ہے آپ کا اردو شاعری یعنی نسائی شاعری میں عورتوں نے جتنا بھی لکھا ہے، شاعراؤں نے جتنے بھی لکھا ہے، شاعرات نے، تو اس میں جو ہے آپ کا ایک خاص مقام ہے. آپ نے بھی بہت سنا ہوگا پروین شاکر کا نام. تو اعزازات جو ہے آپ کو آدمجی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا خوشبو کتاب کے لیے، اور ڈاکٹر محمد اقبال ایوارڈ سے بھی آپ کو نوازا گیا تھا 1985 میں. اس کے علاوہ اور بھی آپ کو اعزازات اور انعامات آپ کو حاصل ہوئے تھے، جو کہ بس آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ اتنا یاد رکھیے گا. یہ مختصر سا تعارف ہے پروین شاکر کا. تو اب آئیں ہم چلتے ہیں پروین شاکر کے غزل کی جانب. تو یہ دیکھیے، تو اس غزل میں یہاں پر آپ کے لیے صرف 6 اشعار دیے گئے ہیں. اوکے، صرف 6 اشعار دیے گئے ہیں، اور اس میں جو ہے ردیف ہے سے. اوکے، ردیف ہے سے، اور قافیہ ہے گھر، سر، تر، شجر، در، سفر اور گزر. اوکے، یہ کافی ہے. تو دیکھیے کیا کہہ رہی ہیں پروین شاکر. مشکل ہے کہ اب شہر میں نکلے کوئی گھر سے، دستار پہ بات آ گئی ہوتی ہوئی سر سے. برسا بھی تو کس دشت کے بے فیض بدن پر، ایک عمر میرے کھیت تھے جس ابر کو ترسے. ایک عمر میرے کھیت تھے جس ابر کو ترسے. اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، اس بار جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. خود اپنے سے ملنے کا تو یارا نہ تھا مجھ میں بھیڑ میں گم ہو گئی تنہائی کے ڈر سے. بے نام مسافت ہی مقدر ہے تو کیا غم، منزل کا تعین کبھی ہوتا ہے سفر سے. نکلے ہیں تو رستے میں کہیں شام بھی ہوگی، سورج بھی مگر آئے گا اس راہ گزر سے. تو یہاں پر کچھ مشکل الفاظ ہیں، پھر بھی یہ غزل بڑے معنوی اور بڑی سادہ انداز میں لکھی گئی ہے. بڑی پیاری غزل ہے. تھوڑے ہی مشکل الفاظ ہیں، جیسے کہ دستار اور دشت، ابر، دستار یعنی پگڑی، امامہ جو سر پہ باندھا جاتا ہے، بے فیض یعنی بے فائدہ، دشت صحرا جنگل کہہ سکتے ہیں. پھر یہ جو ہے ابر یعنی بادل، ایندھن کوئی جلانے کی چیز ہوتی ہے، اور شجر یعنی درخت پیڑ. یارا نہ ہونا، یارا کا مطلب ہے حوصلہ ہمت. بھیڑ یعنی تنہائی کی ضد ہے، بھیڑ یعنی کہ مجمع. اوکے، مسافت یعنی فاصلہ. مقدر آپ جانتے ہیں نا کہ نصیب، قسمت، تقدیر. اوکے، تعین یعنی مقرر کرنا. اوکے، راہ گزر راستہ، اور کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. آگے دیکھیں گے ہم غزل کی تشریح کرتے ہوئے. تو آئیے چلتے ہیں مطلع کی تشریح کی جانب. دیکھیے مطلع میں شاعرہ کیا کہہ رہی ہیں. مشکل ہے کہ اب شہر میں نکلے کوئی گھر سے، دستار پہ بات آ گئی ہوتی ہوئی سر سے. تو دستار اور سر، دستار چونکہ سر پہ ہی باندھی جاتی ہے. دستار میں نے بتایا نا کہ پگڑی ہوتی ہے، امامہ جو کہ سر پہ باندھا جاتا ہے. ایک عزت، ایک شان و شوکت
दिखाती है किसी इंसान की, और ये सर पे ही होती है ना। तो आगे मैं बताऊंगी इस शेर का मतलब क्या है। तो ये शेर परवीन शाकिर की गज़ल से माखूज है, यानी गज़ल से लिया गया है। शायरा कह रही हैं कि हालात जैसे चल रहे हैं उस लिहाज से हमारा घर से निकलना बेहद मुश्किल होकर रह गया है। मुश्किल है कि अब शहर में निकले कोई घर से। मुश्किलें तो पहले भी थीं, लेकिन अब थोड़ी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ जान जाने का खतरा था, सिर्फ सर का डर था, सिर्फ जान जाने का खतरा था। लेकिन अब बात इज्जत पर आने लगी है। पहले सिर्फ सर का खतरा था, अब बात पगड़ी उछाले जाने की दस्तार पे आ रही है। पगड़ी उछालना, किसी की इज्जत उछालना, किसी की बेइज्जती करना। तो यानी ये कि शहर में निकलना इज्जत पर आंच लाने लगा है। तो शायरा क्या कह रही है यहाँ पर इस शेर में कि पहले तो शहर से निकलना मतलब था कि जान का खतरा था, लेकिन अब सिर्फ जान का खतरा नहीं है। आपको कदम कदम पे जो है आपको अपनी इज्जत संभाल के रखनी होती है कि कहीं कोई ऐसा जालिम इंसान, ऐसा जालिम दरिंदा इंसान तो हम नहीं कह सकते ऐसे लोगों को, कहीं अल्लाह ना करे कि ऐसे दरिंदे से वास्ता पड़े कि जो आपकी इज्जत को तार तार करे। ये ज़माने हाजिर में ये शेर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। पहले तो सिर्फ जान का खतरा होता था, लेकिन अब कदम कदम पे इज्जत का खतरा है ना। तो ये हो गया पहला शेर। अब देखिए शायरा दूसरे शेर में क्या कह रही हैं। बरसा भी तो किस दश्त के बेफैज बदन पर, एक उम्र मेरे खेत थे जिस अब्र को तरसे। दश्त यानी जंगल, मैंने बताया था ना अभी कि दश्त यानी जंगल या फिर सहरा। बेफैज बेफायदा, फैज का मतलब होता है फायदा, यहाँ फायदा सॉरी। तो यहाँ पर बेफैज का मतलब है बेफायदा। तो एक उम्र मेरे खेत थे जिस अब्र को तरसे। अब्र क्या है? बादल। तो ये शेर परवीन शाकिर की गजल से लिया गया है। इस शेर में अब्र यानी बादल को शायरा ने मोहब्बत से मुराद लेते हुए और खेत को खुद अपनी ज़ात से मुराद लेते हुए इन कुदरती मनाजिर के ज़रिए बड़ी खूबसूरती से जज्बात की अक्कासी की है। कहती हैं कि मुद्दतों से मेरी ज़ात, मेरा वजूद जिस मोहब्बत को तरसता रहा, मेरे अरमानों के खेत चाहतों के जिस बादल के बरसने की उम्मीद में रहे, वो ही बादल बरसे तो कहाँ बरसे। उस बेवफा की ज़ात पर जो कि बेफैज है। यहाँ पर बेवफा के लिए कौन से लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है शायरा ने? दश्त का। ओके, उस बेवफा की ज़ात पे जाके बरसे बादल जो कि बेफैज है, बेफायदा है, और वो बंजर ज़ात किसी तरह से इस मोहब्बत भरे बादल की हकदार नहीं थी। जिस मोहब्बत को मैं तरसती रही, मेरे महबूब ने वो मोहब्बत मुझ पे ना बरसाई, बल्कि उस बेवफा से पे बरसाई जो कि बेफायदा रही। ऐसी सिंपल सी बात शायरा ने बड़े प्यारे तरीके से कुदरती मनाजिर की अक्कासी करते हुए, कुदरती मनाजिर के ज़रिए अपने जज्बात की अक्कासी करते हुए की है। तो अब देखिए अगला शेर। इस बार जो ईंधन के लिए कट कट के गिरा है। ईंधन होता है कोई जलाने की चीज़, ओके, जलाने के लिए जैसे कि लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, केरोसिन, एलपीजी गैस वगैरह जो भी चीज़ें हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ईंधन कहते हैं, उसको फ्यूल। ओके, इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था
उस बूढ़े शजर से। आम तौर पर हम देखते हैं ना कि जब दरख्त जो है पुराने हो जाते हैं तो उनको काटा जाता है, उनसे लकड़ियां हासिल की जाती है। पहले जो है लकड़ियां सिर्फ ईंधन के लिए हासिल की जाती हैं, लेकिन अब जो है इमारती लकड़ी हासिल करने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए और मुख्तलिफ ऐसे शो पीसेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए दरख्तों को काटा जाता है, जो कि शजररेज़ी जो है बहुत हो रही है आजकल। तो शायरा यहाँ पर क्या कह रही हैं कि इस बार इंसानों ने जिस दरख्त को अपने मफाद, अपने फ़ायदे के लिए कटवाया है, वो बड़ा पुराना दरख्त था। बरसों से चिड़ियों ने, सॉरी यहाँ पर मैंने चिड़ों लिख दिया है, चिड़ियों, ओके, चिड़ियों ने उस पर अपना बसेरा कर रखा था और इसीलिए फितरी तौर पर जो है चिड़ियों को उस पुराने दरख्त से बड़ा लगाव था, बड़ा प्यार था। तो शायरा ने ये दरख्त के कटने और ईंधन के लिए उसके इस्तेमाल होने और चिड़ियों के प्यार, इन सारी बातों को जो है, इन सारी बातों के ज़रिए से शायरा ने बड़ी खूबसूरती से इस शेर में रिश्तों की अहमियत, अपनी जड़ों से प्यार, हम जिस जगह से जुड़े होते हैं ना वो हमारी जड़ होती है, और अपने ठिकाने, अपने वतन से प्यार, इसके अलावा माहौलियाती निज़ाम में जो अदम तवाज़ुन पैदा हो रहा है, इन सब एहसासात को शायरा ने इस प्यारे से शेर में कैद कर दिया है। ईंधन के लिए यानी मफाद के लिए इंसान काट रहा है दरख्त को, है ना, तो इसके क्या है, रिश्तों की जड़ें कट रही है। जिस जगह पे चिड़ियों का घर था, चिड़ियों का बसेरा था, उनको अगर जड़ों से काट दिया जाए तो ये चिड़िया जाएंगी कहाँ। इस तरह से माहौलियाती निज़ाम में एक तो शजररेज़ी की वजह से, दरख्त काटने की वजह से अदम तवाज़ुन होता है, इसके अलावा जो है चिड़ियों के उनका ठिकाना जो है छीन लिया जाता है। अब देखिए अगला शेर, खुद अपने से मिलने का तो याराना था मुझ में, खुद अपने से मिलने का तो याराना था मुझ में, मैं भीड़ में गुम हो गई तन्हाई के डर से। तो यहाँ पर भीड़ और तन्हाई दो मितजाद अल्फाज हैं। तन्हाई आप जानते हैं ना, तन्हा होना, भीड़ यानी मजमा, लोग, बहुत सारे लोग जहाँ पर जमा हो, और एक चीज़ यहाँ पर यह है कि गुम होना और मिलना, गुम और मिलना, गुम हो गई कोई चीज़ या फिर मिल गई, ये दो भी मितजाद अल्फाज हैं। तो इस तरह से ये शेर जो है सनाते तजाद हो गया। ओके, तो शायरा क्या कह रही, यारा ना होना, हिम्मत ना होना, हौसला ना होना। ओके, तो देखिए शायरा क्या कह रही है यहाँ पर कि परवीन शाकिर कहती हैं कि इंसान पे कभी कभी ऐसा भारी वक्त भी आ जाता है कि वो आप ही आप सबसे अलग थलग हो जाता है, तन्हाइयों में खुद को खोने लगता है। यानी ये कि इंसान किसी बड़े गम से गुजरने के बाद खुद अपने आप से नजरें चुराने लगता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी सकता है। उसमें इतना हौसला नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती कि हकीकतों का सामना कर सके। ऐसे में वो अपनी ज़ात की तन्हाइयों के डर से खुद को दुनिया की भीड़ में गुम कर देना चाहता है। तो वही बात जो है शायरा ने यहाँ पर बड़े प्यारे से शेर में बताई है। कह रही है कि खुद अपने से मिलने का तो यारा ना था मुझ में, मैं भीड़ में गुम हो गई तन्हाई के डर से। ओके, देखेंगे अगले शेर में शायरा क्या कह रही है। बेनाम मसाफत ही मुकद्दर है तो क्या गम, मसाफत फासला। ओके, तायुन होना, मंजिल का तायुन करना, मंजिल मुकर्रर करदा हम कह सकते हैं, मुकर्रर करना, तायुन करना यानी किसी चीज़ को मुकर्रर करना। ओके,
تو شاعرہ یہاں پر کیا کہہ رہی ہیں کہ بے نام مسافت ہی مقدر ہے تو کیا غم منزل کا تعین کبھی ہوتا ہے سفر سے. جیسے کہ استفہامیہ طور پر پوچھ رہی ہیں، سوال کر رہی ہیں خود سے یا پھر قارئین سے، پڑھنے والوں سے. تو کیا کہہ رہی ہیں شاعرہ کہ جب میرے نصیب میں، میرے مقدر میں کوئی منزل ہی نہیں لکھی گئی تو بس زندگی کی مسافتیں یوں ہی طے کرنا لکھا جا چکا ہے، تو پھر غم کس بات کا. اب جیسی بھی ہے زندگی تو گزارنی ہے، ویسے بھی سفر تو سفر ہوتا ہے، کسی کو کیا پتا کہ اس کی کیا منزل ہے. یہ سفر تو کہیں بھی کبھی بھی کسی لمحے ختم ہو سکتا ہے. ہم جانتے ہیں نا کہ زندگی ایک سفر ہے. یہ سفر جو ہے موت پر ختم ہوتا ہے، اور موت کیا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کہتے ہیں نا. تو لہٰذا قسمت کا گلہ کرنا بیکار ہے. بس بے نام سے فاصلے جب تک طے کرنے ہیں طے کرتے جائیں، ہے نا. تو بے نام مسافت ہی مقدر ہے تو کیا غم منزل کا تعین کبھی ہوتا ہے سفر سے، نہیں ہوتا نا. تو کیوں ہم منزل کے نہ ملنے کی شکوہ کرتے رہیں، منزل کے نہ ملنے کا گلہ کرتے رہیں. جیسا مقدر ہے اس کو مان لیں اور اسی مقدر، اسی نصیب کے ساتھ یہ سفر ہم طے کرتے جائیں تو آگے سفر خوبصورت بھی ہو سکتا ہے نا. شاعرہ نے جو ہے بڑی پیاری بات کہی ہے اس شعر میں. آپ دیکھیے اس غزل کے آخری شعر میں شاعرہ کیا کہہ رہی ہیں. نکلے ہیں تو رستے میں کہیں شام بھی ہوگی، سورج بھی مگر آئے گا اس راہ گزر سے. راہ گزر جو ہے راستہ ہوتا ہے. اوکے. تو شاعرہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اب جب سفر پر نکل ہی چکے ہیں تو رستے میں شام بھی ہوگی، صبح بھی ہوگی. زندگی کا رستہ دکھوں یعنی شام اور سکھوں یعنی سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. لہٰذا اس راہ گزر میں ہم اس راہ گزر میں ہم کو دکھ بھی جھیلنے ہوں گے اور سکھ بھی ملیں گے. چلتے چلتے راہوں میں جب بھی کوئی دکھ کی اندھیری شام چھا جائے تو مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ امید رکھنی ہے کہ اسی راستے پہ چلتے ہوئے ہم نے نئی امیدوں اور نئے ارمانوں کے سورج کو پا لینا ہے. کہتے ہیں نا، تو ہر رات کے بعد جو ہے دن ہوتا ہے، اسی طرح اسی بات کو شاعرہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہاں بیان کیا ہے. کہہ رہی ہیں کہ نکلے ہیں تو رستے میں کہیں شام بھی ہوگی، لیکن سورج بھی مگر آئے گا اس راہ گزر سے. تو اس راہ گزر سے گھبراؤ نہیں، اگر شام ہوتی ہے تو صبح بھی ہوگی نا. تو یہاں پر آپ کی یہ غزل اختتام کو پہنچی. تو یہ دیکھیے الفاظ کے معنی. دستار پگڑی جو کہ عزت کی نشانی ہوتی ہے، دشت یعنی جنگل، صحرا بے فیض بے فائدہ، ابر بادل، ایندھن جلانے کی چیز لکڑی. اوکے. شجر یعنی درخت، پیڑ، یارا حوصلہ ہمت، بھیڑ جو ہے مجمع بہت سارے لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں، مسافت فاصلہ، تعین یعنی مقرر کرنا، راہ گزر راستہ، اور جو تعارف میں ہم نے دیکھا تھا نسوانی انانیت، تو یہ عورت ہونا، اور انانیت جو ہے خودی، غرور کو کہتے ہیں. نسوانی انانیت کیا ہوتا ہے، عورت ہونے کا غرور، عورت کی خودی ہم نارملی کہہ سکتے ہیں. اوکے. تو آج کی جو ہے غزل کی تشریح یہاں پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے 8ویں جماعت کا نصاب بھی مکمل ہو جاتا ہے غزل کے حساب سے. تو اس کے علاوہ آپ کو اردو ادب سے ریلیٹڈ، اردو ادب کے تعلق سے جو ہے آپ کو بہت سی چیزیں آگے دیکھنے کو ملیں گی. دیکھتے رہیے گا گرین کرسٹل. دیکھنا اور سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.